नमस्ते, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक की तरह मास्क जरूर पहने ताकि कोरोना के खतरे से आप, आपका परिवार और ये देश महफूज रहे। लोग मास्क पहनने को लेकर जागरूक हों, इसके लिए न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है जिसका नाम है #मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि आज हर भारतवासी का एक ही संकल्प है, कोरोना को हराना है, देश को बचाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा को असम का नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा आज दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले बीजेपी के विधायक दल की बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक के बाद उन्होंने राज्यपाल जगदीश मुखी से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश किया था। असम की 126 विधानसभा सीटों पर बीजेपी गठबंधन ने 75 सीटों पर जीत दर्ज की है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव से उलट इस बार बीजेपी ने चुनाव से पहले वहां अपने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया था। इसके बाद से ही हेमंत बिस्वा शर्मा को असम की कमान सौंपे जाने के कयास लग रहे थे। कोरोना पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई की जाएगी। इस दौरान कोर्ट कोरोना से लड़ाई में केंद्र सरकार के रवैये और उसकी नीतियों पर सुनवाई करेगा। इस दौरान वैक्सीन लगाने के कार्यक्रम के साथ उसकी कीमत पर भी चर्चा हो सकती है। इस सुनवाई में राज्य सरकारों से भी ब्यौरा मांगा जा सकता है। इससे पहले पश्चिम बंगाल की सरकार ने भारत सरकार की वैक्सीन नीति पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद कोर्ट आज इस मुद्दे पर अहम सुनवाई करेगा। देश इस वक्त कोरोना की दूसरी और बेहद घातक लहर का सामना कर रहा है, लेकिन बेहद चुनौती भरे इन हालात के बीच केंद्र सरकार की कोशिशों और भारतीय वैज्ञानिकों के कौशल ने उम्मीद का वो दिया जला दिया है जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ लड़े जा रहे उस महायुद्ध की कहानी जिसमें जीत महज कुछ कदम दूर है। महामारी के खिलाफ महायुद्ध, वायरस पर वार की रणनीति, 30 दिन में कोरोना का काल। देश इस वक्त विपदाओं से घिरा है। भारत के ज्यादातर हिस्से से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। महामारी ने लोगों पर शिकंजा कुछ यूं कस रखा है कि रोजाना सैकड़ों लोगों की सांसें वायरस की वजह से जवाब दे रही हैं। लेकिन सच तो यह है कि केंद्र सरकार से लेकर देश के वैज्ञानिकों ने अब इस वायरस को शिकस्त देने के लिए युद्ध स्तर पर मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में देश के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा चमत्कार कर दिखाया है जिसके बूते कोरोना पर न सिर्फ शिकंजा कसा जा सकेगा बल्कि कोरोना के मरीजों को महज कुछ ही दिन के भीतर ठीक किया जा सकेगा। DRDO के वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने एक ऐसी एंटी कोरोना दवा का आविष्कार किया है जिसके इस्तेमाल से महज 7 दिन के भीतर कोरोना के मरीज को ठीक किया जा सकेगा। DCGI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इजाजत मिलने के बाद अब दावा किया जा रहा है कि ये दवा महज 1 महीने या उससे कम वक्त में कोरोना मरीजों तक पहुंच जाएगी। आप लोगों ने बना लिया है, DCGI ने इसे अनुमति भी दे दी है। कितने दिनों के अंदर ये मरीजों के बीच में होगा, अस्पतालों के को आप लोग मुहैया करा सकेंगे? जी, हमारे इंडस्ट्री पार्टनर डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ हमारा ये काम चल रहा था और अभी मैन्युफैक्चरिंग उनका जो है वो तेज करने की कोशिश में है और हम भी उनके साथ तालमेल बनाए हुए हैं। तो देखते हैं कि बहुत जल्दी ही कोशिश है कि कुछ दिनों में ही ये पेशेंट को इस्तेमाल के लिए मिल जाए, क्योंकि कुछ दिनों से मतलब है कि 1 महीने के अंदर मिल सकते हैं? नहीं, उससे भी पहले। तो उम्मीद यही है कि कुछ दिनों में मिल जाएगा। DRDO ने जिस एंटी कोविड दवा को बनाने का दावा किया है उसकी कहानी कोई अभी की नहीं है। सच तो ये है
कि इस पूरे अभियान को समझने के लिए हमें साल 2020 में चलना पड़ेगा, क्योंकि उसी साल मार्च के महीने में देश में कोरोना का पहला मरीज सामने आया था और अप्रैल महीने में DRDO ने कोरोना के खिलाफ कारगर दवा खोजने की तैयारी शुरू कर दी थी। दावा किया जा रहा है कि न सिर्फ इस दवा के अब तक के सभी नतीजे चौंकाने वाले रहे हैं, बल्कि तीनों क्लिनिकल ट्रायल में ये दवा वैज्ञानिकों की कसौटी पर खरी उतर चुकी है। दवा से जो है वायरस का जो है ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाता है सेल्स के अंदर। ये एक्सपेरिमेंट के बाद हमने ड्रग कंट्रोलर से इजाज़त मांगी कि हमें क्लिनिकल ट्रायल के लिए परमिशन दी जाए, तो हमें मई 2020 से फेज़ 2 ट्रायल्स का हमें परमिशन मिला और वहाँ से हमने अक्टूबर 2020 तक फेज़ 2 ट्रायल्स कंप्लीट किए, जिसमें बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए। और इस दवा को स्टैंडर्ड केयर के साथ देने पे स्टैंडर्ड केयर के तुलना में ये दवा ज्यादा ऐड कर रही थी बेनिफिट को। ये दवा DRDO के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज और हैदराबाद सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने साथ मिलकर तैयार की है। इस दवा को भी 2-deoxy D-ग्लूकोज यानी 2DG नाम दिया गया है। इस दवा के इस्तेमाल के दौरान वैज्ञानिकों को इस बात का पता चला कि स्टैंडर्ड केयर मेडिसिन की तुलना में ये कहीं ज्यादा भरोसे के साथ मरीजों पर प्रभावी हो रही है। यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि DRDO ने जिस नई दवा को विकसित किया है, उसने कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता को भी कम किया है। दरअसल स्टैंडर्ड केयर मेडिसिन वो दवाएं होती हैं जिन्हें मौजूदा वक्त में मरीजों को ठीक करने के लिए दिया जा रहा है। हमने जो ट्रायल किए हैं वो मॉडरेट टू सीवियर, यानी कि कुछ बीच का लेकर के और सीवियर तक हमने कोशिश किया। सारे पेशेंट्स हमारे उसी में हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में ट्रायल हुआ है और उनको बहुत फायदा हुआ है। उनमें से किसी का कोई हानि नहीं हुई और कोई बहुत सेफ है ये दवा पहले तो, और जो उनका रिकवरी रेट था वो भी बढ़ा है फेज 2 ट्रायल में भी। और फेज 3 में हमने ये देखा है कि तीसरे दिन पे जो ऑक्सीजन डिपेंडेंस है पेशेंट्स की वो स्टैंडर्ड केयर के तुलना में थोड़ी और बेहतर हो रही है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर इस दवा का मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे मरीज के शरीर में जाकर वायरस का खात्मा करती है। इस दवा को ग्लूकोज जैसे पाउडर के रूप में तैयार किया जाता है। सैशे के रूप में आने वाली इस दवा को सुबह और शाम 2 डोज की तरह लिया जाएगा। शरीर में जाकर ये दवा उन सेल्स तक पहुंचती है जहां वायरस होता है। वायरस शरीर के जिस भी हिस्से में होता है, ये दवा उस हिस्से का पता लगा लेती है, जिसके बाद ये दवा वायरस की ग्रोथ को रोक देती है। इतना ही नहीं, वायरस को शरीर में ग्रोथ के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है, उसे भी ये दवा कम कर देती है, जिससे वायरस फैल नहीं पाता। इसके अलावा नए वायरस के प्रोटीन को भी ये दवा नष्ट कर देती है। मरीज के फेफड़ों पर भी इस दवा का खासा असर होता है, जिससे मरीज की ऑक्सीजन की जरूरत भी कम हो जाती है। इतना ही नहीं, इस दवा को लेकर सबसे बड़ा दावा यही है कि ये महज 7 दिन के भीतर मरीज को ठीक कर देती है। देखिए, इसका जो मैकेनिज्म है वो ऐसा है कि जो वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वहाँ पे वो सेल्स के अंदर ये दवा ज्यादा मात्रा में जाती है और वहाँ जाकर के वायरस की ग्रोथ को रोकती है, चाहे वो शरीर के किसी भी पार्ट में हो, लंग्स में हो या और कहीं भी हो। तो ये दवा सीधे पहुँच करके, क्योंकि ये ग्लूकोज की तरह से ही जाती है, जैसे ग्लूकोज शरीर में फैलता है ऐसे ये फैलती है, और फिर जहाँ पर वायरस ज़्यादा होता है, वायरस के सेल्स होते हैं ज़्यादा, वहाँ पर ये ज़्यादा पहुँचती है। और उसके साथ ही वायरस को एनर्जी जो चाहिए होती है ग्रोथ के लिए, उसको एनर्जी को बहुत कम कर देती है, जिससे कि वायरस ग्रो नहीं हो पाता, और जो नए वायरस भी बनते भी हैं उनके प्रोटीन्स को भी डिस्टॉर्ट करती है। तो ये इसके 2 मैकेनिज्म हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ DRDO के वैज्ञानिकों की जंग का ही नतीजा है कि उम्मीद की नई किरण एक बार फिर जगमगाने लगी है। उधर देश के प्रधानमंत्री लगातार हालात की न सिर्फ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बल्कि राज्यों तक हर संभव मदद पहुंचाने में जुटे हैं। इसी सिलसिले में केंद्र सरकार ने कोरोना के खिलाफ अपनी जंग को धार देने के लिए 25 राज्यों के लिए एक बार फिर खजाना खोल दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 25 राज्यों की पंचायतों के लिए 8,923.8 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। इस राशि का इस्तेमाल कोरोना महामारी के खिलाफ अभियान में किया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने RBL यानी ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए ये राशि जारी की है। इस राशि का उपयोग पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों गांव, ब्लॉक और जिले के लिए किया जाएगा। राज्यों को इस अनटाइड ग्रांट की पहली किस्त जून में जारी होने वाली थी, लेकिन महामारी के हालात को ध्यान में रखते हुए और पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय ने समय से पहले ही अनुदान राशि जारी कर दी है। इस राशि का इस्तेमाल स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर वैक्सीनेशन तक पर किया जाएगा। हमें सारी सावधानियों का पालन भी करना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि गांव के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज भी लगे। महामारी के खिलाफ लड़ी जा रही इस वैश्विक जंग में भारत अकेला ऐसा देश है जहां एक बहुत बड़ी आबादी की हिफाजत सरकार के कंधों पर है। यही वजह है कि देश के वैज्ञानिक और सरकार लगातार उन कोशिशों में जुटे हैं जिनकी बदौलत महामारी पर न सिर्फ नकेल कसी जा सके बल्कि लोगों की जान भी बचाई जा सके। मुंबई के करीब बदलापुर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां नगर पालिका के कर्मचारी एक दुकान से सामान उठाकर ले गए। बताया गया कि वहां नगर पालिका की एक टीम कोरोना को देखते हुए गश्त पर निकली थी और इसी दौरान कुछ कर्मचारी इस स्टोर में भी जांच के लिए अंदर पहुंचे। इस टीम में कुछ पुलिस वाले भी शामिल दिखे। इस टीम के अंदर घुसते ही वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। इन लोगों ने घुसने के साथ ही स्टोर को खाली करवाना शुरू कर दिया। जल्द ही वहां खरीदारी करने पहुंचे लोगों के साथ स्टोर का स्टाफ भी बाहर निकल आया। स्टाफ के निकलने के बाद छापेमारी करने पहुंची इस टीम ने वहाँ रखे सामान पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। टीम में शामिल एक आदमी वहाँ रखा सामान उठाकर बाहर जाता दिखा। उसके पीछे एक दूसरे कर्मचारी ने भी अंदर रखा सामान बाहर पहुंचाना शुरू कर दिया। इस दौरान वर्दी में नजर आ रहे लोग भी उनका पूरा साथ देते दिखाई दिए। एक एक कर इन लोगों ने दुकान से काफी सामान उठा लिया और वहां से निकल गए। कोरोना की शुरुआत के दौरान जिस तरह भारत ने दूसरे देशों की दिल खोलकर मदद की, अब कुछ वैसे ही मदद के हाथ भारत की तरफ भी बढ़ रहे हैं और यही कोरोना के खिलाफ वो रक्षा कवच है जो लाखों की जिंदगी बचा सकता है। पूरा विश्व इस वक्त जिस महामारी से जंग लड़ रहा है, उस जंग को अकेले नहीं जीता जा सकता। साझा प्रयास और साझा अभियान ही कोरोना के खिलाफ जीत का सबसे बड़ा फार्मूला है। कोरोना की पहली लहर में भारत ने दूसरे देशों की जिस तरह से मदद की, उससे न सिर्फ लाखों लोगों की जान बचाई जा सकी, बल्कि विश्व के मंच पर भारत पूरी ताकत के साथ उभर कर सामने आए। और अब जबकि एक बार फिर कोरोना की दूसरी लहर अपना तांडव मचा रही है, ऐसे हालात में भारत की सकारात्मक नीतियों का असर भी दिखने लगा है। सबसे पहले उन कोशिशों का नतीजा देखिए जिन्हें कोरोना काल की दूसरी लहर में अंजाम दिया गया है। ये देश की कोशिशों का ग्राफ है जिसकी बदौलत कोरोना की बेकाबू होती लहर के बीच कोरोना के ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। इस ग्राफ को इस तरह से समझने की जरूरत है। अप्रैल की शुरुआत में जब कोरोना के नए मरीजों की संख्या ने अचानक उछाल मारना शुरू किया था, उस वक्त मरीजों के ठीक होने की दर कम थी, लेकिन 7 मई को कोरोना के नए मरीजों का जो कर्व रिकॉर्ड किया गया, उस कर्व के साथ ही कोरोना के ठीक होने वाले मरीजों की दर में भी बहुत बड़ा सुधार हुआ। यानी कोरोना के मरीज भले ही बढ़े हों, लेकिन ठीक होने वाले मरीजों की तादाद में भी अच्छा खासा उछाल आया है। देश में कोरोना के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों का ही असर है कि रिकवरी रेट लगातार बेहतर हो रहा है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है कि आज भारत के तमाम राज्यों को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन मुहैया कराई जा रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्यों को अब तक 17.56 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। राज्यों के पास 72 लाख से ज्यादा डोज अभी भी मौजूद है, जबकि आने वाले 3 दिनों में 46 लाख डोज और मिलने जा रही है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है और इसके पहले 2 चरणों में 30 करोड़ देशवासियों को टीका लगाया जा रहा है।
सच तो ये है कि इस वायरस के खिलाफ जंग किसी भी देश के लिए आसान नहीं रही है। भारत समेत कई देश अभी भी इस वायरस के खिलाफ भारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यही वजह है कि हर देश एक दूसरे की मदद के लिए आगे आया है। इसी कड़ी में ब्रिटेन की तरफ से भारत को कोरोना के इस मुश्किल वक्त में बड़ी मदद भेजी गई है, जिसमें 3 ऑक्सीजन जेनरेटर शामिल हैं। खास बात ये कि ब्रिटेन से आई ये जेनरेटर 1 मिनट में 500 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकते हैं, जिसके जरिए एक वक्त में 50 लोगों का इलाज किया जा सकता है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन ने 1000 वेंटिलेटर की खेप भी भारत भेजी है। इससे पहले ब्रिटेन की तरफ से काफी संख्या में मेडिकल उपकरण भेजे जा चुके हैं। और यहाँ पर पता है दुनिया का सबसे बड़ा जो कार्गो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, यूनाइटेड किंगडम से यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट आया है। आप देख सकते हैं इन एक्सक्लूसिव दृश्यों में कि कैसे ये 1000 वेंटिलेटर लेके आया है और साथ ही 3 बड़े ऑक्सीजन जनरेटर लेके आया है, जिससे हजारों लोगों की मदद होगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको सिर्फ न्यूज़ 18 पर मिल रही हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम से बेलफास्ट से ये आया है और कुछ ही क्षणों में ये सारे जो जनरेटर हैं और वेंटिलेटर हैं राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में जाएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर ब्रिटेन के इस कदम का शुक्रिया अदा किया है। हम अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे ले जा रहे हैं। 3 ऑक्सीजन जनरेटर और 1000 वेंटिलेटर की खेप ब्रिटेन से आ गई है। हमारे करीबी दोस्त का ये योगदान बेहद अहम है। 150 देशों में दवाई पहुंचाने का काम उस संकट काल में भी इस देश ने किया है। मानव जात की रक्षा के लिए हम पीछे नहीं। इतना ही नहीं, इन समय वैक्सीन के संबंध में भी विश्व बड़े गर्व के साथ कहता है कि हमारे पास भारत की वैक्सीन आ गई है। हमारे पास भारत की वैक्सीन आ गई। उधर अमेरिका ने भी कोरोना संकट से निपटने के लिए भारत को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि महामारी की शुरुआत में जब हमारे अस्पताल में बेड कम पड़ने लगे थे, तब उस वक्त भारत ने मदद भेजी थी और आज हम भारत को उसकी जरूरत के समय मदद का फर्ज निभाएंगे। Today, we are determined to help India in its hour of need. We do this as friends of India, as members of the Asian Quad, and as part of a global community. कोरोना काल में केंद्र की नीतियों का ही असर है कि समूचा यूरोपीय संघ कोरोना से लड़ाई में भारत के साथ खड़ा हो गया है। भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में फ्रांस और स्पेन समेत तमाम देशों ने भारत का खुलकर साथ देने का ऐलान किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा, भारत को वैक्सीन आपूर्ति के बारे में किसी से भाषण सुनने की जरूरत नहीं है। भारत ने मानवता के लिए बहुत से देशों को निर्यात किया है। हम जानते हैं कि भारत किस स्थिति में है। इस दौरान स्पेन के प्रधानमंत्री ने उस मदद को गर्मजोशी से याद किया जो मदद भारत ने कोरोना की शुरुआत में स्पेन को दी थी। इतना ही नहीं, इस शिखर सम्मेलन के दौरान बेल्जियम के पीएम ने पीएम मोदी का केम छो कहकर स्वागत किया। इतना ही नहीं, इस दौरान पीएम मोदी ने यूरोपीय संघ के नेताओं से कोरोना से संबंधित इलाज और टीके के लिए WTO में ट्रिप्स छूट का समर्थन करने का आग्रह किया। सच तो ये है कि महामारी के खिलाफ लड़े जा रहे इस महासमर में सहयोग ही सबसे बड़ी सीढ़ी है, जिसके बूते काल बनते जा रहे कोरोना को काबू किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां पंचायत चुनाव में मिली जीत के जश्न में लोगों ने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा दी। कोरोना की वजह से वहां किसी भी तरह का जुलूस निकालने पर रोक है, लेकिन इन लोगों ने चुनाव आयोग के निर्देशों के साथ लॉकडाउन की भी धज्जियां उड़ा दी। जीत के जश्न में लोग कोरोना को भी भूल गए और जमकर हंगामा किया। जीत दर्ज करने वाला उम्मीदवार तो और भी आगे निकला। सामने आई तस्वीरों में वो चलती गाड़ी के बोनट पर बैठा दिखाई दिया। हाईवे पर जीत का ये जुलूस देख लोग भी हैरान रह गए,
लेकिन जीत के जश्न में डूबे लोग बेपरवाही के साथ नियमों की धज्जियां उड़ाते रहे। जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवार के साथ उनके समर्थकों का पूरा काफिला भी साथ मौजूद था और ये सभी लोग काफी देर तक इसी तरह हंगामा करते रहे। कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है। इसलिए इस इंजेक्शन की किल्लत और कालाबाजारी की खबरें आ रही हैं। लोग दवा की दुकानों पर कतार बांधे खड़े हैं कि किसी तरह रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल जाए, लेकिन अब सरकार ने इसका प्रोडक्शन तेज कर दिया है। न्यूज़ 18 इंडिया आज आपको कोरोना वायरस का खतरा कम करने वाले इस इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा है। हमारी यहाँ बड़ी कैपेसिटी है। अभी थोड़ा दिक्कत ये आता है, कभी कभी रॉ मटेरियल हमको टाइम पे नहीं मिलता है, कभी मिलता है तो कम मिलता है, वो हिसाब से प्लानिंग करना पड़ता है। ये वो दवा है जिसके लिए देश में लोग दर दर भटक रहे हैं। ये वो दवा है जिसके लिए लोग कतार लगाए दवा की दुकानों पर खड़े हैं। ये वो इंजेक्शन है जिसके लिए सोशल मीडिया पर लोग देश की हस्तियों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये दवा है रेमडेसिविर, जिसकी किल्लत से देश जूझ रहा है और मरीज छटपटा रहे हैं। इंजेक्शन नहीं दे रहे, न सीएमओ में दे रहे हैं, कोई पूछता ही नहीं है। देश में मरीजों की दिक्कत को देखते हुए दवा कंपनियों ने पहले से ज्यादा मात्रा में रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने शुरू कर दिए। आज न्यूज़ 18 आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने की प्रक्रिया क्या है। न्यूज़ 18 के रिपोर्टर अभिषेक पांडे पहुंचे हैं फार्मा कंपनी यानी दवाएं बनाने वाली एक कंपनी कमला लाइफ साइंसेज में। इस यूनिट में दवा बाजार की लीडर कही जाने वाली सिप्ला कंपनी के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाए जा रहे हैं। रेमडेसिविर वो इंजेक्शन है जिसकी अचानक से मांग बढ़ी है, इसलिए इसकी कालाबाजारी भी हो रही है। कोरोना मरीजों पर इसके असर के बारे में कहा जा रहा है ये गंभीर स्थिति में पहुंच चुके मरीजों की जान बचा सकता है। इसीलिए राज्य सरकारों ने भी केंद्र सरकार से इस इंजेक्शन की बड़ी तादाद में मांग की है, लिहाजा इसका प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया गया है। तो देखिए दवा कंपनियां कैसे बना रही हैं कोरोना मरीजों की जीवन रक्षक दवा। देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर किस तरीके से हाहाकार मचा है उसका लगातार हम नज़ारा देख रहे हैं। हर राज्य सरकार केंद्र से रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहती है क्योंकि उसे अपने स्टेट के लोगों की जान बचानी है। ऐसे ही रेमडेसिविर के प्रोडक्शन यूनिट कमला लाइफ साइंस लेबोरेटरीज के पास मैं हूं। यहां पर अंदर की तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूं ताकि आपको ये पता चले कि ये प्रोसेस कैसे होता है। ये जो है ये जगह सॉल्यूशन प्रिपरेशन सेंटर है, यानी यहाँ पर ये पूरा सॉल्यूशन रेमडेसिविर इंजेक्शन जो वायल के भीतर जो सॉल्यूशन होता है उसको यहाँ तैयार किया जाता है। ये यूनिट आपको जो दिखाई पड़ रही है वो यहाँ पर सॉल्यूशन तैयार किया जाता है ताकि उसे जब बॉटल्स में फिल किया जाए उसके पहले जो सॉल्यूशन बनता है वो इस यूनिट में बनता है। और इस यूनिट का काम लगातार 24 घंटे शुरू है क्योंकि प्रोडक्शन की डिमांड लगातार बढ़ रही है और उसको देखते हुए इस सॉल्यूशन यूनिट का काम लगातार चल रहा है। साथ ही इस लेबोरेटरी यानी इस अंदर के प्रोडक्शन यूनिट के भीतर कई प्रोसेस हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें तैयार होती हैं और आप तक एक रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचता है। हालांकि जिस तरीके की डिमांड है उतना प्रोडक्शन एक मुश्किल काम है, लेकिन
जो भी कंपनियां इसका प्रोडक्शन कर रही हैं उसकी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसका प्रोडक्शन किया जाए। और दूसरा प्रोसेस, जब सॉल्यूशन तैयार होता है रेमडेसिविर का, उसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है कि जो बॉटल्स जिसमें फिल किया जाता है वो बॉटल्स को यहाँ पर धोया जाता है, यानी वॉश किया जाता है। ये जो यूनिट है, इस यूनिट में आप एक एक बॉटल्स देख रहे हैं, इन बॉटल्स को वॉश किया जा रहा है ताकि इसके भीतर रेमडेसिविर इंजेक्शन को फिल किया जा सके। और उसके लिए ये पूरा बॉटल्स इसको वॉश किया जा रहा है। और ये दूसरा इसका स्टेप है, यानी सॉल्यूशन के बाद हम उस बॉटल तक पहुँचे हैं जिस बॉटल में फिल किया जाता है और उसको किस तरीके से वॉश किया जाता है। तीसरा जो है, ये देखिए, ये पूरा ये जो यूनिट है, इस यूनिट के भीतर एक तरफ सॉल्यूशन, दूसरी तरफ उस बॉटल्स को ड्राई करके उस जगह तक ले आया जाता है जहां पर कि इस बॉटल्स में सॉल्यूशन फिल किया जाता है। ये देखिए, ये तीसरी जगह है जहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार हो रहा है। ड्राई करने के बाद ये बॉटल्स यहाँ पहुँच चुके हैं फिलिंग सेंटर तक। यहाँ पर उन बॉटल्स को फिल किया जाता है और फिल करने के बाद फिर उसको पैकेजिंग के लिए जाता है। ये देखिए, ये प्रोडक्शन यूनिट आपको दिखाई पड़ रही है जहाँ पर नीचे लगातार बॉटल्स को फिल किया जा रहा है ताकि उस जगह उस सॉल्यूशन को डाल दिया जाए और सॉल्यूशन को डालने के बाद उसको आगे पैकेजिंग के लिए जाएगा, आके सील लगाया जाएगा। ये है दवा बनाने वाली कंपनी कमला लाइफ साइंसेज के प्रोडक्शन इंचार्ज विलास थोराट। थोराट ही रेमडेसिविर बनाने की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करते हैं। इस तरीके का प्रोसेस जो हम देख रहे हैं, ये कौन सा प्रोसेस है और आगे इसके कितने प्रोसेस हैं, किस तरीके से इस रेमडेसिविर इंजेक्शन को आप लोग बना रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन का ऐसा है कि जैसा नॉर्मल इंजेक्शन बनाते हैं वैसा ही ये बनता है। जैसा कि वॉशिंग करना है, डिप्राइजनेशन करना है, फिलिंग करना है, सीलिंग करना है, उसके बाद पैकिंग में जाना है। तो ये प्रोसेस हमारे यहाँ बड़ी कैपेसिटी है, 1 लाख यूनिट पर डे हम फिल कर सकते, इतना बड़ा मेरे पास कैपेसिटी है। अभी थोड़ा दिक्कत ये आता है, कभी कभी रॉ मटेरियल हमको टाइम पे नहीं मिलता है, कभी मिलता है तो कम मिलता है, वो हिसाब से प्लानिंग करना पड़ता है। अभी फिलहाल तो मैं 1 लाख पर डे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। जिस तरीके से रेमडेसिविर की डिमांड बढ़ी है, आप लोगों का स्ट्रेस भी उतना ही ज़्यादा बढ़ा है, उसकी मैं समझ सकता हूँ सारी चीज़ों को। लेकिन जिस तरीके से आप लोग फिल कर रहे हैं, तीसरा प्रोसेस क्या होता है? अगर हम फिल होने के बाद यहाँ मेरा यूनिट यहाँ सीलिंग होता है, यहाँ मेरा यहाँ सील होता है, इसको कैपिंग बोलते हैं। यानी इसमें अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका रेमडेसिविर इंजेक्शन पूरी तरीके से बॉटल में भर दिया। बॉटल में भरने के बाद मैं इसको कैप लगाता हूँ और ये सब कैप लगाने बाद सील करने के बाद बाहर आता है। ये जो मेरा यूनिट का प्रोसेस है सब ऑटोमाइजेशन है। इसमें मैनुअल इंटरवेंशन, जो कि मेरा ड्रग कंटामिनेशन हो जाए ऐसा मैं एक भी प्रोसेस मैनुअल रखा नहीं। टोटली जहाँ पे खराब होने के चांसेस हों, इस तरीके से कोई मैनुअल आपने कुछ नहीं रखा। हाँ, मैनुअली कुछ भी नहीं रखा। इंटरवेंशन बहुत कम किया है, यानी कि नलीफाई किया। रेमडेसिविर को बनाने की प्रक्रिया मशीन से पूरी की जाती है। रेमडेसिविर को इन बंद कमरों में बनाया जाता है और इंसानों से दूर रखा जाता है ताकि दवा को दूषित होने से या किसी भी तरह के वायरस, बैक्टीरिया से बचाया जा सके। रेमडेसिविर बनाने का चौथा चरण यानी इंजेक्शन को शीशियों में भरे जाने का काम पूरा हो चुका है। अब इससे आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। रेमडेसिविर इंजेक्शन यानी आज की संजीवनी बूटी, ये वो संजीवनी बूटी है जो कोरोना पेशेंट अगर क्रिटिकल हो तो इस इंजेक्शन को लगाने के बाद उसके ठीक होने के चांस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। मैं इस रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी के प्रोडक्शन यूनिट में हूँ। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे सील बॉटल करने के बाद रेमडेसिविर इंजेक्शन यहाँ पर निकलता है और उसको वॉशिंग किया जाता है फिर से एक बार, यानी जो रेमडेसिविर इंजेक्शन वॉश हो करके फिल होता है, फिल होने के बाद इसे सील किया जाता है, सील होने के बाद फिर से वॉश किया जा रहा है, यानी जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो कम हो, इसकी हर संभव कोशिश की जाती है कंपनी की तरफ से। इस समय में सबसे ज़्यादा डिमांड देश में इसी इंजेक्शन की है। हर राज्य
अपनी डिमांड करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल सके। ये देखिए यहाँ पर वॉशिंग यूनिट है, ये फिर से वॉश होने के बाद इस रेमडेसिविर इंजेक्शन को इस तरीके के अलग अलग ड्रॉअर में इसको सेट किया जाता है। प्रोडक्शन इंचार्ज थोराट के मुताबिक इंजेक्शन एकदम सही बने हैं और ऐसा कभी नहीं होता है कि माल खराब बन जाए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं थोराट साहब? विजुअल इंस्पेक्शन। यहाँ पार्टिकल चेक किया जाता है, वो सॉल्यूशन में अगर कुछ पार्टिकल है तो वो यहाँ निकाल जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऑटोमाइजेशन प्रोसेस है, इसके लिए नलीफाई हमारे 0.01% रिजेक्शन आता है, रिजेक्शन आता ही नहीं है, फिर भी हम विजुअल इंस्पेक्शन एक बार कर लेते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर इस बॉटल के भीतर अंदर कोई दूसरा पार्टिकल तो नहीं है, यानी इसमें सिर्फ इंजेक्शन है, या इस इंजेक्शन के भीतर कहीं कोई धूल, कंकड़, मिट्टी या कुछ दूसरी चीज़ें नहीं है। इसको चेक करने के लिए ये देखिए इस तरीके से काम होता है और यहाँ पर इसको चेक किया जाता है इस बॉटल को, ताकि इसके भीतर जो भी पार्टिकल्स हैं, अगर कोई पार्टिकल्स मिलता है तो उसको तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसको फिर से प्रोडक्शन यूनिट के लिए भेज दिया जाता है। इस तरीके से अलग अलग प्रोसेस से यहाँ पर रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार हो रहा है। इंजेक्शन शीशियों में पैक होने, सैनिटाइज होने के बाद पहली बार इंसानी हाथों में पहुंचता है। मतलब इससे पहले तक इंसानों के हाथ इस इंजेक्शन पर नहीं लगे। सबसे पहले केमिकल आया तो सीधे टैंकर में गया, उससे बना मिश्रण बनने के बाद बंद कमरों में मशीन के जरिए उसे पैक कर दिया गया। सीलिंग और सैनिटाइज होने के बाद इंजेक्शन की जांच का काम हो चुका है। वैज्ञानिक इंजेक्शन की जांच करके पता लगा चुके हैं कि ये मानकों के हिसाब से ठीक बना है या नहीं। दवा का मिश्रण बनने के बाद इंजेक्शन तैयार हो चुका है, यानी दवा अब बिकने के लिए तैयार है। लेकिन अभी तक दवा बनाने वाली कंपनी ही जानती है कि इन शीशियों में कौन सा इंजेक्शन है। इसलिए अब शीशियों पर दवा के नाम की पर्ची, दवा के केमिकल की जानकारी, इंजेक्शन बनाने की तारीख, बैच नंबर और एक्सपायर होने की तारीख लिखने का चरण आता है। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो अब तक आपको सिर्फ बॉटल पे दिखाई पड़ रहा था, उस पर लेबल नहीं लगा था, या पर लेबल लगता है, ये वो मशीन है जहां पर लेबलिंग होती है। यानी जो रॉ रेमडेसिविर इंजेक्शन है जिसमें कोई नाम नहीं लिखा है, वो रेमडेसिविर इंजेक्शन यहाँ पर लेबलिंग के लिए होता है। यानी इस जगह इस प्रोसेस के आने के बाद ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है जो एकदम प्लेन है, उसको इस जगह जाने के बाद यहाँ पर एग्जैक्ट जो लोगों को चाहिए वो रेमडेसिविर इंजेक्शन बाकायदा लेबल के साथ आपको दिखाई पड़ता है। और लेबल में आज के दिन की जो डेट है वो डेट, और उसके साथ साथ जो चीज़ें रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए चाहिए, नाम, उनकी क्वांटिटी, उससे साथ साथ उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें, यानी 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन मेरे पास है जो इस प्रोडक्शन यूनिट का है। एक जिसमें एकदम खाली रेमडेसिविर है और दूसरी तरफ जिसमें आपको लेबलिंग दिखाई पड़ रही है, ये लेबल यहाँ पर लगता है और उसके बाद पूरी तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार हो जाता है, जो पैकेजिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको बनाया जाता है। और फिलहाल इस जगह रेमडेसिविर इंजेक्शन की लेबलिंग चल रही है, यानी जो खाली रेमडेसिविर इंजेक्शन था उसको यहाँ पर लेबल किया जा चुका है। और लेबल का प्रोसेस भी लगातार दिन रात कड़ी मेहनत से लोग कर रहे हैं ताकि देश के लोगों को जल्दी से जल्दी इस रेमडेसिविर इंजेक्शन को पहुंचाया जा सके। दवा बनाने के सारे नियमों के मुताबिक रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाया गया है। ये इंजेक्शन अब पूरी तरह तैयार है। अगले चरण में इस इंजेक्शन को पैक करके बाजार के लिए रवाना कर दिया जाता है। लाइफ सेविंग मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन का ये आखिरी स्टेप है, यानी यहाँ पर इंजेक्शन तैयार होने के बाद पैकेजिंग होकर कंप्लीट होता है और उसके बाद इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भेज दिया जाता है। इस जगह पर तमाम सारे लोग दिन रात काम कर रहे हैं ताकि
लोगों तक जल्दी से जल्दी रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचाया जाए और देश के भीतर जो कमी है उसको कम किया जाए। ये प्रोडक्शन यूनिट 1 लाख रेमडेसिविर हर दिन प्रोडक्शन करती है ताकि हर व्यक्ति तक जिसको आवश्यकता है, जिसको ज़रूरी है, उस तक पहुंच पाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो मेरे पास रेमडेसिविर इंजेक्शन है, इस रेमडेसिविर इंजेक्शन पर जो वैल्यू लिखी है वो 3000 लिखी है। यानी ये रेमडेसिविर इंजेक्शन आपको मार्केट में 3000 रुपये में मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे गंभीर समय में जब देश के भीतर मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हैं, कोरोना से देश लड़ रहा है, उस समय कुछ कालाबाजारी करने वाले लोग इस लाइफ सेविंग मेडिसिन को हज़ारों रुपए में बेच रहे हैं। यानी इसका एक्चुअल दाम जो है उससे करीब 10 गुना 20 गुना ज़्यादा जिस तरीके से बेचा जा रहा है वो काफ़ी भयावह है। और ऐसे समय में देश को कम से कम ऐसे लाइफ सेविंग मेडिसिन को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस प्रोडक्शन यूनिट में लगातार प्रोडक्शन हो रहा है ताकि देश के हर राज्य तक इस इंजेक्शन को पहुंचाया जा सके और जल्दी से जल्दी इस इंजेक्शन के जरिए जो गंभीर पेशेंट हैं उनको सही किया जा सके। रेमडेसिविर इंजेक्शन के इस प्रोडक्शन यूनिट में हर दिन 1 लाख इंजेक्शन बनाए जा रहे हैं। हालांकि इतने रेमडेसिविर इंजेक्शन मांग को पूरा करने के लिए बहुत कम है। इस हिसाब से प्रोडक्शन और बढ़ाए जाने की जरूरत है, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लगातार ध्यान दे रही हैं। उससे ज्यादा ध्यान वो कंपनियां और उनके कर्मचारी दे रहे हैं जो दिन रात मेहनत करके कोरोना मरीजों की जान बचाने वाली इस दवा को बनाने में जुटे हैं। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उन्हें चेन्नई के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनकी हालत स्थिर बताई गई है। एन रंगास्वामी ने शुक्रवार को ही राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके शपथ समारोह में शामिल 183 लोगों की जांच की गई थी, जिसमें 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। देश में कोरोना की दूसरी लहर की तबाही के बीच उत्तर प्रदेश के बागपत में इंसानी जज्बातों को तार तार कर देने वाला वाकया सामने आया। चंद पैसों की खातिर कुछ लोग कोरोना से मरने वाले मुर्दों के कफन और को चुराकर उसे बेचने का धंधा कर रहे हैं। पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश किया है जो शमशान घाट और कब्रिस्तान से कोरोना से मरने वाले लोगों के शव से कफन और कपड़े चोरी करता था और फिर उन्हें व्यापारियों को सस्ते दाम में बेच देता था। उन कपड़ों को खरीदने वाले व्यापारी उन्हीं कपड़ों पर ब्रांडेड कंपनियों का स्टिकर लगाकर उन्हें महंगे दामों पर बेच देते थे। ऐसा करने वालों ने न सिर्फ इंसानियत को मार डाला बल्कि कोरोना को फैलाने का भी खतरा बढ़ा दिया है। आपको बता दें, पुलिस ने इस गिरोह के पास से बड़ी संख्या में मुर्दों को ढककर शमशान घाट और कब्रिस्तान लाई जाने वाली चादरों, कपड़ों, फोन और नामी कंपनियों के स्टिकर बरामद किए हैं। पुलिस ने ऐसे 7 लोगों को गिरफ्तार किया है जो शमशान और कब्रिस्तान में दीवार फांदकर मुर्दों के कपड़े और कफन चोरी किया करते थे। 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक ही घर के प्रवीण कुमार जैन, आशीष जैन और ऋषभ जैन हैं और बाकी उनके 4 अन्य साथी हैं। और उनसे इस टाइप के जो मृत व्यक्तियों के शमशान से चुराए हुए कपड़े और चादरें, गर्म शॉल और ग्वालियर कंपनी की कुछ रिबन और स्टिकर और जो ब्रांड के उसके लेबल, ये सब बरामद हुए हैं। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेजा जा रहा है। बिहार के दरभंगा से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां मोबाइल चोरी के आरोपी की भीड़ ने जमकर पिटाई की। बताया गया कि आरोपी दिन दहाड़े एक आदमी के हाथ से उसका फोन छीनकर भाग रहा था, लेकिन वो भीड़ के हत्थे चढ़ गया। इसके बाद तो लोगों ने उस पर जमकर हाथ साफ किया। जिसको मौका मिला उसी ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान वहाँ काफी भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन बेपरवाह लोगों ने कानून की भी परवाह नहीं की और आरोपी को सड़क पर ही सबक सिखाना शुरू कर दिया। इस दौरान उनसे विरोध की भी कोशिश की, लेकिन भीड़ के आगे उसकी एक न चली। इस दौरान भीड़ ने उससे बीच सड़क पर उठक बैठक भी लगवाई। बाद में मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस भी वहाँ पहुँची और आरोपी को भीड़ के चंगुल से निकाल कर थाने पहुँचा दिया।
दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में दिल को जीत लेने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती पति पत्नी की मैरिज एनिवर्सरी मनाई गई। कोरोना की चपेट में आने के बाद इस दंपति को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, जहां हालत गंभीर होने पर उन्हें आईसीयू में रखा गया। इस दौरान जब अस्पताल के स्टाफ को उनकी शादी की सालगिरह के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे मनाने का फैसला किया। इस दौरान आईसीयू में ही केक काटा गया और उनकी शादी की सालगिरह मनाई गई। इस दौरान अस्पताल के स्टाफ के अलावा वहां भर्ती दूसरे मरीजों ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। इस खास सरप्राइज से पति पत्नी भी बेहद खुश दिखाई दिए। और आपको बता दें कि आईसीयू में शादी की सालगिरह मनाई गई और जब अस्पताल प्रशासन को पता चला कि इस दंपत्ति की एनिवर्सरी है तो बाकायदा आईसीयू में केक मंगाया गया और कुछ अनोखे अंदाज में इस दंपत्ति की मैरिज एनिवर्सरी मनाई गई।